नमस्कार दोस्तों, क्या उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है? किस देश ने पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट को रिजेक्ट करके रशियन Su-30 की डील कर ली है? क्या भारत का M का जब तक इंडियन एयरफोर्स को मिल पाएगा तब तक यह आउटडेटेड हो चुका होगा? इन्हीं सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंकेश कुमार जी का सवाल है कि क्या फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना पॉसिबल है? अंकेश जी, मौजूदा समय के एयरक्राफ्ट कैरियर को हम जिस रूप में, जिस आकार में देखते हैं, उस हिसाब से अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को हवा में बनाए रख सके। छोटे स्वरूप की बात करें तो ड्रोन्स को ले जा रहा मदरशिप भी एक तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। अंतरिक्ष में उड़ रहे स्पेस स्टेशंस भी एक तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर ही हैं। स्पेस शटल या रॉकेट जाकर इनसे अटैच होते हैं और बाद में अलग भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाने की। अगर हम वेरी लाइट मटेरियल का इस्तेमाल करके 50,000 टन वजन इसका कम भी कर लेते हैं तो भी इसे उड़ाने के लिए लगभग 800 GE-90 जैसे बड़े आकार के इंजन चाहिए होंगे। ये इंजन बेहद ज्यादा फ्यूल खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लिए जो फ्यूल इस उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में ले जाना पड़ेगा उससे इसका वेट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। चलो फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि कैसे भी एक उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। जब यह 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा होगा तो इतनी तेज हवा में किसी फाइटर जेट को कैसे टेक ऑफ करवाएंगे या कैसे उसकी लैंडिंग करवाएंगे? साथ ही एक और चैलेंज भी रहेगा, जब भी यह फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के ऊपर से उड़ेगा तो उस देश से उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि समुद्र में तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आसानी से इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रेवल कर लेते हैं। ज्यादातर देश इसे अपने ऊपर से नहीं उड़ने देंगे क्योंकि इतने बड़े आकार का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं गलती से क्रैश होकर उनके किसी शहर पर गिर गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। फिर बात आती है इसे दुश्मन से बचाने की। समुद्र में तो एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए अनेकों डिस्ट्रॉयर जहाज, फ्रीगेट्स, सपोर्ट शिप्स व सबमरीन्स भी साथ चलती हैं, लेकिन इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नहीं उड़ाया जा सकता है। ऐसे में दुश्मन का कोई भी ठीक ठाक एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े साइज के टारगेट को आसानी से अपना निशाना बना सकता है, यानी इसे क्रैश करवा सकता है। दोस्तों, भले ही फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर को बना भी लिया जाए लेकिन इसकी जरूरत ही कहां है? जब नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर एक दिन में ही 700 से लेकर 800 किलोमीटर दूर तक पहुंचकर दुश्मन पर अटैक करने की काबिलियत रखते हैं, साथ ही इनमें मामूली खराबी आने पर क्रैश होकर नीचे गिरने का डर भी नहीं होता है। देखिए, मौजूदा समय में पृथ्वी के किसी भी देश पर अटैक करने के लिए हमें उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे सुपर महंगे हथियारों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर मौजूद एलियंस पर अटैक करने जाना हो तब हमें इस तरह के फ्लाइंग स्पेसशिप की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अगला सवाल जोया मुखर्जी जी का है। उनका सवाल है कि M का तो इंडियन एयरफोर्स में 2030 के बाद आएगा, तब तक तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी आ जाएंगे। इससे तो M का जो 5th जनरेशन का है वो बेकार हो जाएगा। जोया जी, ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट पिछले 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं। उनके पास F117 था, फिर F-22 रैप्टर बनाया, अब F-35 बना लिया है। लेकिन फिर भी अमेरिका आज भी F-15, F-16, A-10 थंडरबोल्ट, FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे पुरानी जनरेशन के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहा है। राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX, Su-35 जैसे फाइटर जेट्स 4.5 जनरेशन के हैं, लेकिन इनकी काफी डिमांड दुनिया भर में है। वास्तव में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स का रोल काफी लिमिटेड होता है। उन्हें लड़ाई की शुरुआत में दुश्मन के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होता है। उसके बाद असली अटैक जो लंबे समय तक चलता है वह 4th या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के द्वारा ही किया जाता है।
5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की स्टेल्थ को बनाए रखना और उनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है, इसीलिए अमेरिका ने मात्र 185 F-22 रैप्टर ही बनाए और उसके बाद इनका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। अब बात करते हैं 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स की। ऐसे जेट्स जो स्टेल्थी होने के साथ साथ लेजर हथियारों को भी कैरी करेंगे, जिनके सेंसर्स और एवियोनिक्स नेक्स्ट लेवल के होंगे। इंजन की गर्मी से इन्हें ट्रैक ना किया जा सके, इसके लिए इनमें खास तरह के नई जनरेशन के इंजन्स को लगाया जाएगा। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत अधिक इस्तेमाल होगा। फिलहाल केवल अमेरिका, फ्रांस की लीडरशिप वाला ग्रुप, यूनाइटेड किंगडम वाला ग्रुप जो टेम्पेस्ट फाइटर जेट बना रहा है, आदि मात्र गिने चुने देश ही 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। 2040 तक 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। अब बात करते हैं एमका की, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो जाएगी, लेकिन इसका सीरियल प्रोडक्शन 2029 या 2030 में ही शुरू हो पाएगा। 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के आ जाने पर भी एमका आउटडेटेड नहीं होगा। इसके कुछ कारण हैं। पहला तो यह कि यह 5.5 जनरेशन का रहेगा, इसमें कई 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद हम एमका के MK2 वेरिएंट को पूरी तरह से 6th जनरेशन का भी बना सकेंगे। दूसरा कारण है पाकिस्तान या चाइना के पास फिलहाल ऐसा कोई 6th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है जो एमका से बेहतर हो। चाइना की तरफ से J-20 को स्टेल्थी बताया जाता है, जबकि सुखोई 30 MKI इसे आसानी से ट्रैक कर लेता है। वैसे भी चाइना के जेट्स सैकड़ों किलोमीटर के ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स को क्रॉस करके भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए आगे बढ़कर इंडियन मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करके वापस सैकड़ों किलोमीटर तक बचकर जाने की काबिलियत नहीं रखते हैं। कुछ ही महीनों में भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी आ जाएगा और उसके बाद चाइनीज फाइटर जेट्स बिल्कुल भी इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकेंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो उनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स तो दूर, अच्छी कैपेबिलिटी वाले ट्विन इंजन फाइटर जेट्स भी नहीं हैं। इसलिए भारत 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स तक के सफर को थोड़ा समय लेते हुए भी पूरा कर सकता है। वैसे भी अगर हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ लेते हैं, तो फिर 6th जनरेशन के फाइटर जेट तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत पहले 2029 में 5.5 जनरेशन का एमका आएगा और फिर 2035 या 2036 तक 6th जनरेशन का एमका MK2 आ जाएगा। दोस्तों, अजय जी का सवाल JF-17 फाइटर जेट को लेकर है, यानी किस देश ने JF-17 को रिजेक्ट कर दिया है। चाइनीज JF-17 को लेकर एक अपडेट आई है। एक और देश जिसने चाइना और पाकिस्तान के JF-17 को रिजेक्ट कर दिया है वो है म्यांमार। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि रशिया और म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत रशिया म्यांमार को 6 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को डिलीवर करेगा। सुखोई 30 एक बहुत ही कैपेबल ट्विन इंजन फाइटर जेट है जो 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाला सुखोई 30 फाइटर जेट एक बार में ही अपने 12 हार्ड पॉइंट पर 8500 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है। टोटल 246 किलो न्यूटन की थ्रस्ट वाला सुखोई 30 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के कारण सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब म्यांमार चाइनीज फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करता आया है, जिनमें A5, J7 और JF-17 भी शामिल हैं, तो क्यों अब म्यांमार Su-30 को खरीद रहा है। म्यांमार टोटल 16 JF-17 को ले रहा है, जिसमें आधे ही अभी तक डिलीवर हुए हैं। JF-17 के लिए हार्डन्ड शेल्टर बनवाना, स्पेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, पायलट्स की ट्रेनिंग आदि सभी खर्चे कर लेने के बाद भी रशिया से सुखोई 30 का एग्रीमेंट करना साफ तौर पर यह बताता है कि म्यांमार JF-17 की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सस्ता फाइटर जेट बनाने के चक्कर में JF-17 में इंफीरियर क्वालिटी के पार्ट्स लगाए गए हैं, जिस कारण ये JF-17 अक्सर किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण ग्राउंडेड करने पड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार खुद पाकिस्तान के 40% JF-17 मेंटेनेंस इशू के कारण ग्राउंडेड हैं। इनमें स्ट्रक्चरल इशू तक भी आ रहे हैं।
इसी वजह से कई देश JF-17 को लेने से मना कर चुके हैं। इसमें श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। म्यांमार की इस सुखोई 30 फाइटर जेट डील से भारत को काफी फायदा होगा। कैसे? भारत लगभग 270 सुखोई 30 MKI को ऑपरेट करता है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी अब भारत में ही बनते हैं। साथ ही भारत के पास सुखोई 30 की कंप्लीट ओवरहॉल फैसिलिटी भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि म्यांमार के सुखोई 30 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, स्पेयर्स आदि की सारी जरूरतें भारत ही पूरी करेगा। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए म्यांमार हजारों किलोमीटर दूर रशिया पर निर्भर नहीं रह सकता है। यानी कुल मिलाकर म्यांमार के इस फैसले से नुकसान चाइना और पाकिस्तान का हुआ है, तो फायदा भारत का हो रहा है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।